स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे उस देश की जहां की सरकार अब पूरी तरह से फेल और निकम्मी साबित नजर आती है। बेलगाम होती सेना नजर आती है जो दुनिया भर में इस्लामिक एकता की बात भले ही कर रहा हो, लेकिन अपने ही लोगों का खून बहाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। आप समझ गए होंगे मैं कहां की बात कर रही हूं। पड़ोसी मुल्क, बदनसीबी से पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अब मुल्ला मुनीर को चुनौती मिल रही है। सबसे पहले वो सुन लीजिए कि आखिर चुनौती देने वाला कौन है और चुनौती आखिर दी क्या किस तरह की चुनौतियां दी जा रही है। सुनिए। चले जाओगे तुम मेरी सरजमीन को आने वाली नस्लों तक जाती दुश्मनियों की तरफ धकेल रहे हो। हमेशा हमेशा के लिए गरीब गरी की तरफ धकेल रहे हो। ये सियासत किसी और को समझाओ, ये हमें मत समझाया करो। आपने अगर सियासत करनी है तो वर्दी उतार कर आइए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, पता चल जाएगा कि वर्दी वाले को लोग क्या वोट देते हैं। ये आपका इख्तियार है कि आप जिसको चाहेंगे हुकूमत देंगे और जिससे चाहेंगे हुकूमतें छीन लेंगे। तो सुना आपने, ये थे मौलाना फजलुर रहमान जो कि सीधे सीधे आसिम मुनीर को चैलेंज कर रहे थे। क्या दर्द है वो आपने सुन लिया, लेकिन पाकिस्तान के एक आम फौजी का दर्द क्या है वो भी आपको सुनाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हालात हैं, किस तरह की परिस्थितियां यहां पर हैं, फौजियों की क्या परेशानी है, वो भी सुनिए। मोहतरम आर्मी चीफ साहब, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से आप बेखबर नहीं हैं। अपने ही मुसलमान शहरियों का, अपने ही पाकिस्तानी शहरियों का खून बहाया जा रहा है। अपनी ही फोर्सेस को जो मुल्क में अमन कायम करने के लिए बनाई गई, अपनी फोर्सेस को अपनी आवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। जिनके साथ जुल्म और सितम हो रहा है वो मुहिब वतन है, सबसे बड़े मुहिब वतन है। तो सुना आपने, ये पाकिस्तान के एक फौजी की आप बीती है, फौजी का दर्द है। उसे खुद को नजर आ रहा है कि आखिर उनके हाथ किस तरह से अपनी ही आवाम के खून से रंगे जा रहे हैं। पूरा मामला मैं आपको बताती हूं। दरअसल सीडीएफ आसिम मुनीर के खिलाफ जमात इस्लामी फजल के अध्यक्ष फजलुर रहमान ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मुनीर सियासत में इतना ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं, उतरना चाहते हैं, तो वर्दी उतारिए ना, चुनाव लड़ लीजिए। उन्होंने उनकी हैसियत पता चल जाने तक की बात कही है। फजलुर रहमान ने कहा वर्दी उतारिए, चुनावी मैदान में आइए अगर सत्ता चलाने का इतना ज्यादा शौक है। वहीं पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान की शुरुआत की और दावा यह किया जा रहा है कि जो ऑपरेशन है इसके तहत BLA और TTP से जुड़े 150 लड़ाकों का खात्मा किया गया है, उन्हें मारा जा चुका है। और सबसे खास बात यह है कि इस ऑपरेशन के तहत हवाई और जमीनी कार्रवाई भी की जा रही है। कई आम जनता की भी जान गई, जिसे जाहिर सी बात है कोलैटरल डैमेज नाम दे दिया जाता है। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के चमन बॉर्डर के पास में टैंक तक तैनात कर रखे हैं। समझिए, अपने ही देश के एक हिस्से में टैंक तैनात किया है पाकिस्तान की आर्मी ने। ऑपरेशन शाबान के तहत पाकिस्तानी सेना, फ्रंटियर कोर, बलूचिस्तान पुलिस कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान का दावा है कि ये जो कार्रवाई है वो अलगाववादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए की जा रही है। अपनी ही आवाम पर कैसे गोला बारूद बरसाया जाए, पाकिस्तान से सीखा जा सकता है। पाकिस्तान सेना की मासूम बलोच लोगों पर की जा रही कार्रवाई जो सामने आई, उसको लेकर तमाम तरह की बातें दुनिया भर में साफ तौर से नजर आती है। बात जरूर की जाएगी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर भी। किस तरह से ये जो लोग बढ़ चढ़कर बयानबाजी करते रहे हैं, बलूचिस्तान में पाक सुरक्षा बलों की कार्रवाई पे बात करने से आखिर क्यों बचते हुए नजर आते हैं। सवाल क्या पाकिस्तान सरकार की मंशा सिर्फ बलूचिस्तान के खनिज लूटने भर की है, अधिकार देने की नहीं। क्या मुनीर की सेना का मकसद
बलूचिस्तान में खनन कर रही विदेशी कंपनियों को सुरक्षा देना मात्र है क्या बलूचिस्तान से उठी आवाज आजादी की आवाज इस बार पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आएगी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। बलोच पत्रकार अहमद मस्तिकान मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से मेजर नदीम शेख मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। अनुज माथुर जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रही हूँ, वो तस्वीरें हम सभी को याद आती हैं जब जम्मू कश्मीर के लिए फेक प्रोपोगेंडा कैसे पाकिस्तान की तरफ से क्रिएट किया जाता रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ह्यूमन राइट वायलेशन के ऐसे बड़े बड़े फतवे जारी करते हुए बड़ी बड़ी बातें अलग अलग मंचों पर की गई। तस्वीरें, झूठी तस्वीरें दिखाकर फेक नैरेटिव पेश करने की कोशिश की गई, हर बार मुंह की खाई। क्या बलूचिस्तान में जो जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है वो कहां गए वो लोग आवाज बुलंद करने वाले? यहां पे कोई वायलेशन नहीं होता है क्या? सर ऑडियो अनम्यूट कर ले प्लीज। जय हिंद है ना। मैं एक दो चीजें मैं आपको पहले बताना चाहता हूं आपको। ये देखिए, जब डिल्यूजन में कोई रहता है, डिल्यूजन में, और एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल में जब आप हमेशा रहते हैं तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। आपको मैं एक दो वाकये बताना चाहता हूं। ये जो थोड़ा सा इतिहास में जाने की जरूरत है। जो पीओजेके है, हालांकि प्रश्न बलूचिस्तान का है, उस पर मैं आऊंगा। जो पीओजेके है वो नेचुरली आजाद होकर के नहीं आया। जब विलय भारत में हुआ जी 22 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय हुआ, वो पूर्ण विलय था, और जो 562 रियासतों ने साइन किया था वही का वही डॉक्यूमेंट साइन था। उसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया, कश्मीरियों ने हमलावर पाकिस्तानियों से लोहा लिया, कश्मीरियों ने हमलावर पाकिस्तानियों को खदेड़ा, कश्मीरियों ने, और फिर थोड़ा सा हिस्सा उनके कब्जे में रह गया, जो कि आज पीओजेके है। उसके बाद उन्होंने जो आप बात कह रही थी, उनको ये कह करके कि एंटी इंडिया, कश्मीर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कह करके उनको 70 साल तक बरगलाया, और ये बोला कि वहां तो कुछ भी नहीं हो रहा है और आप यहां पर ये हैं वो है। अब जब एक कश्मीरी को वहां भारत में हो रहा होती हुई चीजें नजर आ रही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, IITs, IIMs, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, रोड्स, हाईएस्ट रोड ब्रिजेस, 3 करोड़ सैलानी, और चारों तरफ से प्रगति, टनल पे टनल बन रही है, सारी कनेक्टिविटी तैयार हो रही है, सब दिखाई दे रहा है। एक सेकंड में नैना प्लीज, ये सब दिखाई दे रहा है। तो जो ऑरा क्रिएट किया गया था कि ये है, वो जो बबल है वो ब्रेक हो गया। इस वजह से ये यहाँ पर ये उठ करके खड़े हो गए सामने आकर के। अब बलूचिस्तान का भी जो एक्सेशन जो पाकिस्तान में था वो नेचुरल नहीं था, उसको बाय फोर्स इन्होंने लाया। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा था, आप याद करें वो दिन जो स्टेटमेंट खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। उन्होंने ये कहा था जब पाकिस्तान में वो मिला, तब उन्होंने कहा था कि आप हमें पाकिस्तानी भेड़ियों के सामने छोड़ के गए, बाद में क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकता। तो ये नेचुरल जो कॉन्ग्लोमरेशन जो मेल होता है वो नहीं था। इसकी वजह से उसके बाद ये हुआ, उसके बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आर्थिक शोषण, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब मिसिंग, जो बाकी सिर्फ पंजाबी और उस जगह का डेवलपमेंट हुआ, तो ये चीज वहां के लोगों को दिखाई दे रही है। और आज इसी वजह से बलूचिस्तान में अलग करेंसी बना करके, नोट छाप करके उन्होंने दिखा दिया है। आपको मैं दूसरा एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं कि जो सेना, एक सेकंड और ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेना की हम बात कर रहे हैं, एक क्वेटा के नजदीक एक पुलिस की चौकी को 250 लोग जाकर के घेर लेते हैं। क्वेटा इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर, कोर हेडक्वार्टर, सारी आर्मी, सारी पुलिस वहां पर बैठी हुई है। 5 घंटे तक उस पर गोलीबारी होती है। जब उनका गोला बारूद खत्म हो जाता है तो उनमें से 9 को वहीं खत्म करते हैं, 21 लोगों को वो ले जाते हैं, और 21 में से भी 18 को वो खत्म कर देते हैं। कहां पाकिस्तान की सेना, कहां वो प्रोफेशनल आर्मी, कहां? तो ये बताया जा रहा है कि ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, ये क्लियर कट इंडिकेशन है सिचुएशन का। अमर भाई इस बात को देखेंगे, क्लियर इंडिकेशन है जो वहां किस प्रकार की सिचुएशन वहां बन रही है। 1943
और सर तब से लेकर अभी तक क्या कुछ बदला है? मेजर नदीम शेख, चाहे बात पाकिस्तान का वो हिस्सा जो जबरन कब्जे में लिया गया, आपके लिए वो आज़ाद है, लेकिन अब वहाँ की जनता खुद कह रही है भाई कहाँ की आज़ादी? ऐसी आज़ादी अगर होती है तो हमें ऐसी आज़ादी चाहिए भी नहीं, पाकिस्तान की तस्वीर से जो नज़र आ रही है। अब ऑपरेशन शाबान की शुरुआत की गई, कहा गया कि कई लोग मारे गए, 150 से ज़्यादा आवाम आपकी अपने देश की एक बड़े प्रांत की एक ऑपरेशन में आप लोग उन्हें ढेर कर देते हैं, कई मासूम लोग उसकी जद में आ जाते हैं, उन्हें कोलैटरल डैमेज नाम देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। ये किस तरह की जिम्मेदारियां हैं मेजर नदीम शेख? पहली बात तो ये कि ये पूरा बलूचिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान 41% ऑफ पाकिस्तान है लैंड साइज के मुताबिक, और उसके अंदर आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो इस वक्त है वो पश्तून लोगों की है, यानी पश्तो स्पीकिंग लोगों की। उसके बाद जो पॉपुलेशन बचती है जिसको रिमेनिंग, उसमें भी बहुत सारी मल्टी लिंग्विस्टिक किस्म की जो कम्युनिटीज हैं, जिसमें बरोई हैं, बुरुफत हैं और इस तरह के लोग शामिल हैं। तो बलोच, पहली बात तो ये कि जो ये हरकतें कर रहे हैं ये यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम आप बड़ी तारीफों के साथ कुछ नाम बता दीजिए, ऐसे कौन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं आपको ऐसे कौन से लोग टेररिस्ट नजर आते हैं? हाफिज सईद जो है वो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, मौलाना मसूद अजहर सुनिए ना, वो है आतंकवादी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। आपको वो टेररिस्ट नजर नहीं आते? जो आवाज बुलंद करे वो टेररिस्ट है। ये हमने नहीं किया, यूनाइटेड नेशन ने किया और दुनिया के कई ममालिक, अमेरिका ने भी। नाम तो मुझे बताइए, अनु जी का भी ऑडियो अप कीजिएगा, नाम तो बताइए ना मुझे। जी नाम ही बता रहा हूँ कि BLA इज अ बैंड आउटफिट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड बैंड है, अमेरिका ने भी इसको बैन किया हुआ है। दूसरी बात ये कि ये आप जिसकी तारीफें कर रहे हैं ये एक टेररिस्ट दहशतगर्द ग्रुप। अरे मैं तारीफ नहीं कर रही मेजर नदीम शेख, मुझे एक बात बताइए, जो आवाज बुलंद करेगा क्या, जो आवाज बुलंद करेगा वो BLA का सदस्य हो जाएगा क्या? जो आवाज बुलंद करेगा वो आपके लिए आतंकवादी हो जाएगा क्या? अरे 150 लोगों पर अचानक से आपने अपनी ही देश की आवाम के लिए टैंकर तैनात करके रखे हैं, ऐसा किसी देश में होता है क्या? वहाँ टैंक्स नहीं जाते, वो एरिया टैंक्स वाला नहीं है, माउंटेनस टेरेन है, प्लेन्स नहीं है, और साथ साथ ही डेजर्ट है उसके अंदर, उसको एक साइड पे दाल बदीन या ईरान की बॉर्डर के साथ, और ये बहुत कम स्कैटर्ड आबादी है, यानी कि उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अगर पूरे बलूचिस्तान की गूगल पे आप लेंगे तो 40% पर स्क्वायर किलोमीटर है। 40 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। मुंबई की लेंगे तो 27,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। 27,000 लोग रहते हैं आपके यहाँ मुंबई में 1 स्क्वायर किलोमीटर में, और वहां रहते हैं 45 लोग। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, हार्डली 1000-1200, और इसमें भी ज्यादातर जो मजदूर इन्होंने शामिल किए हुए जो वहां माइंस पे काम करते हैं। आप इनकी जब डेड बॉडीज को देखा करें या जब ये पकड़े जाते हैं तो उनको देखिए। इसमें जो कुछ लोग लीडरान जरूर हैं जो इंडिया से फंडिंग लेते हैं, इंडिया की जबान बोलते हैं, वो इनको लीड कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल उसमें कुछ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मेजर नदीम शेख, अभी आप भी जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वही भाषा भारत में भी मैं और आप दोनों एक ही जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको फिर मैं किस रूप में देखूंगी? आपको मैं किस, अगर आप जुबान के लिहाज से अगर आप लोगों को चिन्हित करने लग जाएं, पाकिस्तान की 90% आबादी तो इसी तरह से कनेक्ट हो जाती है, वो आपके लिए दुश्मन की कैटेगरी में आ जाएगी। आप जिस जुबान का इस्तेमाल करें मैं भी वही कर रही हूँ। अब अहमद मस्तिकान जो बोलेंगे वो भी उसी जुबान का इस्तेमाल हो जाता है। अहमद मस्तिकान जी जरा मुझे बताइएगा, आ रही हूँ अनुज सर, आ रही हूँ। अहमद मस्तिकान जी, क्या जुबान का इस्तेमाल करने पर क्या उसको इस तरह से बांट दिया जाता है कि भाई ये तो भारत का फंडिंग लेता है, अपनी आवाम संभलती नहीं है, उनका कत्लेआम शाबान ऑपरेशन शुरू कर दिया गया? जी आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखें, पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान जा चुका है। इनके जुल्म, जबर, बर्बरियत, पंजाबी जिहादी फसादी फौज के वजह से बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है। बलूचिस्तान इनका नहीं है। बलूचिस्तान का मतलब है बलूचों की सरजमीन। मैं आपको 6 महीने के वाक़यात बताता हूँ बलूचिस्तान में। 6 महीने के अंदर वहाँ हमारे आज़ादी के सरमचारों ने, जो फाइटर्स हैं, 369 हमले BLA के। BLA को मैं सलाम पेश करता हूँ।
ये इनके अब्बा दहशतगर्द के है। मुल्क से ही ट्रंप के दहशतगर्द। ये लोग 100 सलाम 369 हमले किए हैं इनके ऊपर। इनके 884 जो काबिज फौजी हैं वो हमारे नौजवानों ने मार दिए। इनके 248 फौजी जो हैं वो घायल हुए हैं। हमारे लोगों ने 71 जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उसके ऊपर अपनी बालादस्ती कायम की है। इनका देखे, इनकी फौज वहां पर बत्ताखोरी के लिए आती है। हमारे लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि भाई ये पता नहीं इनकी ये तो कितने परसेंटेज है कितने परसेंटेज नहीं है। ये पंजाबी जो बैठा हुआ है ये हमारे सरजमीन के बारे में कमेंट कर रहा है। हमारे पास देखिए वह एक नेचुरल डिवीजन है। 36 डिस्ट्रिक्ट में से 10 पश्तूनों का है। वो हिस्टोरिकली पश्तूनों का रहा है। बलूचों ने उनको कभी क्लेम नहीं किया है। 26 बलूचों का है। उसमें बलूचों की आबादी 90% से ज्यादा है। ये किस दुनिया में रह रहे हैं? हमारी आबादी हमारे बलूचों की सरजमीन पे इनको नहीं मिलेगा। आप बोल रहे थे हमने कुछ नहीं कहा। आप जरा तमीज सीखे, तमीज से बात करें। इनके जो जनरल हैं जो इस वक्त मौसूफ जिन्होंने पूरे मुल्क में आग लगाया है वो एक कच्ची गली जो है, कच्ची आबादी रावलपिंडी का डेरी हसन आबाद, वहां का वो बदमाश है। वो बदमाशी अपने डेरी हसन आबाद में रखे। हमारे बलूचिस्तान के पहाड़ों पे उसकी बदमाशी नहीं चलेगी। देखिए हमारी महिलाएं निकल आई हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान जब इनके बारे में बात कर रहे हैं इनसे इनको सबक पढ़ना चाहिए। वो मौलाना अच्छा मुझे एक जल्दी से एक संक्षेप में बताइएगा, फिर मैं आगे रुक करती हूँ। मुझे अमर मस्ती खान ये बताइएगा कि यहाँ पर बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में पीओके में ह्यूमन राइट वायलेशन हो नहीं रहा है या फिर किसी को नजर नहीं आ रहा? यहाँ की सेना जो लोगों पर गोलियां बरसा दे रही है, बम बरसा दे रही है, वो क्या है फिर? भाई देखें, बलोची में एक कहावत है जो अगर बदकिस्मत हो उसको कोई भी खुशकिस्मत नहीं कर सकता है। ये बदबख्त स्टेट जो है कश्मीर में जाके इन्होंने 65 नौजवान उनके मार दिए। उनके घरों में घुसकर उनकी औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं। कश्मीरी आज 2 दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में आजादी के नारे लगा रहे थे। लंदन में जो हमेशा कश्मीरियों को इस्तेमाल करते थे इंडियन हाई कमीशन के आगे, लंदन में इनके पाकिस्तान हाई कमीशन के आगे तारीखी 50,000 कश्मीरियों ने मुजाहिरा किया 5 जुलाई को। मेजर नदीम शेख साहब बताइए, बताएं मुझे आप कश्मीरी क्यों आपके इतने खिलाफ हो गए? हमें तो आप छोड़ दें। ये जितनी भी बातें कर रहे हैं ये सारी दहशतगर्दों की जबान है और ये सारी दहशत। अरे अच्छा, मैं तो आपसे ये जानना चाह रही हूँ मेजर नदीम शेख, आपके लिए जो सवाल पूछे वो दहशतगर्दी क्यों हो जाती है? दहशतगर्दी के कारनामे गिनवा रहे थे कि इतने ये। अभी आपने देख ही लिया है कि विद इन 3 डेज अभी ऑपरेशन शाबान शुरू हुआ है तो 150 तो हमने इनके रिश्तेदार जो ये बैठा हुआ है इसके अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चिन्हित कैसे करते हैं मेजर नदीम शेख? चिन्हित कैसे करते हैं? जी अनुज माथुर जी आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सर ये चिन्हित कैसे कर लेते हैं, आखिर कौन है ये? देखियो, मैं 2-3 बातें नैना आपको बताना चाहता हूँ शुरू से आखिर तक। देखिए, ये मेजर नदीम बड़ी आसानी से इसको समझेंगे। वो भी इन्फेंट्री ऑफिसर है, मैं भी इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। 2-3 बातें बताऊंगा। उसके पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है कुछ, उसको आप देखें कि जो बीएलए है वो बैंड आउटफिट नहीं है। इन्होंने यूएस की गोदी में जाकर के गिर करके यूएस से ये डिक्लेयर करवा लिया कि उसको बैंड आउटफिट डिक्लेयर करवा दिया। फिर पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको बैन करवाने के लिए एक मोशन लाया और उस मोशन का उसी यूएसए ने जिसने उसे बैन कर रखा है उसने विरोध किया और उसके वजह से वो मोशन डाउन, उसके वीटो से वो मोशन नीचे गया। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब वहां पर मुनीर और शहबाज शरीफ गए थे तो उनको, क्योंकि उस समय अमेरिका को इनकी आवश्यकता थी, तो उन्होंने इनकी बातों में आकर के इसको बैंड आउटफिट डिक्लेयर किया और फिर उसी अमेरिका ने कुछ समय के बाद चाइना पाकिस्तान के द्वारा यूएनएससी में लाया गया मोशन उसी अमेरिका के वीटो से गिरा। तो ये बिल्कुल क्लियर है। मेजर नदीम शेख प्लीज क्लैरिफाई और आप खुद देख लें। नैना, आई हैव शेयर्ड इट विद यू, देयर इज नो शॉर्टकट ऑन दैट। अब जहां तक दूसरा, देखिए जो इंसर्जेंसी की स्टेजेस हुआ करती हैं ये इंसर्जेंसी की फाइनल स्टेज है। अब आपको अपने खुद के सो कॉल्ड, अगर आप उसको क्लेम कर रहे हैं कि वो आपका देश है, अपने खुद के देश में आपको
गनशिप्स का प्रयोग करना पड़े, बड़े बड़े हैवी वेपन्स का प्रयोग करना पड़े, जहां पर आपके अपने देश में 250 लोगों का लश्कर आकर के एक पुलिस पोस्ट को घेर ले और कोई सहायता के लिए उसके 5 घंटे तक ना पहुंचे और सारे जितने 100% पुलिस पर्सनल जो वहां थे वो शहीद हो जाएं, तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कोई और सिचुएशन नहीं हो सकती। ये इंसर्जेंसी की फाइनल स्टेज। एक सेकंड प्लीज। गोल्डन टेम्पल भूल गए, गोल्डन टेम्पल भूल गए, गोल्डन कुछ नहीं हुआ था गोल्डन। देखिए सीएम का मर्डर भूल गए, सीएम का मर्डर भूल गए। अभी फिलहाल इसकी बात कर ले 1 मिनट नदीम। अच्छा चले ठीक। मैं भी इतिहास में भी आपको याद दिला सकता हूँ। 1971 भूल गए, 4 लाख रेप्स भूल गए, 93,000 पतलूने और पैंट उतरती हुई वो भूल गए, तो भूलने की बात छोड़ दो। गोल्डन टेम्पल में जब तो इंडिया में रोजाना रेप हो रहे हैं आज भी। नदीम शेख आपने चूंकि ये इंडिया में रोजाना हो रहे हैं, आपने चूंकि ये प्रश्न उठा दिया है। अच्छा अनुज जी मैं इंटरवीन करना चाह रही हूँ। अगर आप इस रेप केस को लेकर अगर यहाँ पे मेजर नदीम शेख बोलना चाहते हैं, एक आरोपी के द्वारा किसी वारदात को अंजाम देना और वर्दी धारकों के द्वारा किसी वारदात को जानबूझ के अंजाम देना, उसमें जमीन आसमान का अंतर। इट इज नॉट। 1 मिनट नदीम शेख, मैं आपको बता रहा हूं, ये इसको अंजाम देने की बात नहीं है, इसको एज ए पॉलिसी, एज ए स्टेट, एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करना। ये लोग जितने बंगाल में इन्होंने रेप्स किए हैं, ये पूरा ये सब जानते हैं, कोई सुनाने की जरूरत नहीं है। और ये मैं इनको याद दिला दूं कि जब इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुई थी तो चप्पल जूते नीचे उतार के दाखिल हुई थी। आई वॉज देयर माय डियर, आई वॉज देयर, यू आर नॉट इवन बॉर्न। आई वॉज देयर एंड आई बिलोंग टू ए यूनिट व्हिच हैज 50% सिख्स, have no doubts about it। और जिस व्यक्ति ने जिसने आपको ऑपरेशन सिंदूर में तमाशा दिखाया है वो भी सरदार है। तो आप कोई बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, भारतीय सेना की आप कुछ साल पहले तक आप भी भारतीय सेना ही थे, उसको छोड़ दें आप। मैं आपको जो बता रहा हूं, देखो नैना, बात इशू अभी बलोचिस्तान का है और ये इशू मैंने 2-4 वाकये आपको सुनाए, ये इनको समझने चाहिए। ये लगातार स्टेट ऑफ कांस्टेंट डिनायल में रहने की वजह से ये हालात इस प्रकार के हुए हैं। जो पाकिस्तान के अंदर हालात इतने हाथ बदतर होते जा रहे, कोई बता दे मुझे इसमें गलत है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, आपको F-16 से फायर करना पड़ रहा है वहां पे। सर यही तो बड़ी बात हो जाती है ना। चल रही है। हाँ। आपने 65 लोग POJK में कर दिए खत्म। तो ये कोई अच्छा मेजर नदीम शेख, जो तस्वीरें आती हैं उनको डिनायल करेंगे क्या? अहमद मस्तिकान जी ये कभी ऑपरेशन का समर्थन करते हैं। जिस रेप की बात करें, बलूचिस्तान का तो इतिहास ऐसी बातों से भर गया। जरा मेजर नदीम शेख को बता दीजिए। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, देखें जी, इनकी फौजी जो है इतनी ज्यादा दरिंदगी में आगे है। इनके फौजी रेप जो है हमारी महिलाओं की, हमारे बच्चों की, हमारे मर्दों की, सबका ये रेप कर रहे हैं। वहां हमारे पास कबायली निजाम है। कबायलियत के वजह से कबायली निजाम में लोग ये बात करते हुए शर्माते हैं, नहीं बताते हैं, क्योंकि इससे उनके ऊपर उनकी बदनामी होती है। मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, मैं चीजों को थोड़ा सा दूसरे निगाह से देखता हूँ, इसीलिए मैं आपके आगे अर्ज कर रहा हूँ। और मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। आप देख ले, बच्चों को किडनैप करके ले जाते, 17, 14, 15 साल के बच्चों को किस वजह से ले जा रहे हैं आप? किस वजह से? कल के दिन 18 साल के स्टूडेंट मुस्लिम सरदू को इन्होंने अगवा करके ले गए, डिसअपियर किया। कुछ दिनों पहले इन्होंने जो है 35 साल रियाज बलोच को बताइए मेजर नदीम शेख, ये तो बड़े वो आंकड़े हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप ये मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना अच्छा है, खून बढ़ाता है, लेकिन इतने गंभीर मसले पर अगर इस तरह से अगर चीज को रिएक्ट करते हैं ना तो बात बुरी खत्म हो जाती है। जो जिस स्टेट में जी ना, देखिए आप बहन है, ये जना साहब भी बैठे, ये फौज कोई अकेले बंदे नहीं होते ना। अकेला अगर कोई हो ना तो उस तरह की हरकत करे ना, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मेजर नदीम शेख, इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता ना। अगर वही आपको पॉलिसी याद दिलाई ना अनुज माथुर जी ने, अगर किसी फौज की वो पॉलिसी बन जाए जिसके अगर सीख में ही बेसिकली इस तरह से हो कि आपके सामने जो भी आए बस उसको एक तरह से देखकर गोली से उड़ा दो, यही तो बड़ा सवाल है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा POK में। आप ये मान के चलिए उल्टी गिनती शुरू हो गई, अभी भी वक्त संभल जाइए, वरना हालात और आने वाले वक्त में बिगड़ जाएंगे। आप बस यही माला जपते रह जाएंगे हिंदुस्तान की, और सब कुछ तस्वीर आपसे उलट हो जाएगी। आप क्या कहा ना, नेता ने इतनी ज्यादा अगर कमांड संभालने की इच्छा है,
आपकी वर्दी वालों को, तो आइए चुनाव लड़ लीजिए, छोड़िए देश की कमान संभालना है। पर वो भी नहीं होगा, हर तरफ तो फेल है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।